एक नेकी में आज हम गुफ्तगू करेंगे जिस इदारे के साथ, उसका नाम है जस्टिस हेल्प लाइन, यानी कि इंसाफ फराम करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले और आपके पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, दस्तरस नहीं है, पहुंच नहीं है, रीच नहीं है आपकी, तो जस्टिस हेल्पलाइन आपके साथ इंसाफ के लिए खड़ी है और आपकी मदद करना चाहती है। और इसके मेहमान हमारे साथ हैं जो प्रेसिडेंट हैं नदीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। इंसाफ हो रहा है और इंसाफ की हुकूमत है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, पेट्रोल भी बढ़ गया और ऐसी तब्दीली आई है, मैं रोजाना कहता हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ, ज्यादा कह नहीं सकता क्योंकि वो वक्त मांग रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, तो काफी है तब्दीली और चाहिए आपको। हाँ, उनको वक्त दे और चाहिए तब्दीली के काफी है, मेरा ख्याल यही काफी है, ये बर्दाश्त हो जाए। तो इंसाफ चल रहा है तो इंसाफ होना भी चाहिए। हम उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे, कुछ बेहतरी करेंगे। लोग आपको वक्त देना चाहते हैं, आप वक्त लें, लेकिन प्लीज बात को पूरा करें, वादे पूरे करें। बहुत मुश्किल काम था जो आपने लिया, लोग आपके साथ हैं और हम बात कर रहे हैं उसी इंसाफ की, लेकिन वो लोग भी कर रहे हैं जो हुकूमत में नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, मिलजुल कर दोस्त जस्टिस लाने के लिए, जस्टिस के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं। नदीम शेख साहब उसमें एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये असल में क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। तो ये एक सिविल सोसाइटी का इदारा है जो तकरीबन 20 बरसों से ये काम कर रहे हैं और इंसानी हुकूक के लिए बहुत ज़्यादा इनकी खिदमात हैं और मकसद इनका ये है कि अवाम के इज्तिमाई मसाइल को आला अदलिया के ज़रिए जल्द अज जल्द हल कराने और इंसाफ के हुसूल को यकीनी बनाने में मदद करें। पाकिस्तान में होने वाले सानहे में मुतासिरीन को सहूलियात फराम करना भी जस्टिस हेल्पलाइन के मकासद में शामिल है। पूरे पाकिस्तान में अब तक 100 से ज़ायद कानून के शोबों में कॉन्फ्रेंसेस करा चुके हैं और इसकी वजह यह है कि आवाम में शऊर और आगाही बेदार हो। कराची और अंदरून सिंध की जेलों से अब तक जस्टिस हेल्पलाइन की मदद से सैकड़ों कैदियों को आज़ाद भी कराया जा चुका है। तो पहले देखते हैं हेल्पलाइन, फिर शेख साहब से बात करते हैं कि ये इंसाफ के लिए कौन सी तहरीक चला रहे हैं। आइए देखते हैं। ये है नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला अकीना, जो 4 साल से मुनशियात बरामदगी केस में कैद था। अकीना ने दौरान कैद इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम उमर रखा। नाइजीरियन सिफारत खाने ने तो उसकी फरियाद न सुनी, निजी फलाही इदारा उसकी मदद को आ गया। इदारे ने उम्र के सफरी अखराजात उठाने के साथ उसे तहाइफ भी दिए। जेल से रिहाई पर उमर को अपनों से मिलने की खुशी भी थी, लेकिन साथ ही कैदियों से बिछड़ने पर उसकी आंखें नम हो गईं। Bismillahirrahmanirrahim. I'm very happy. I'm very happy. I'm so much happy. Maybe as you are watching at me, as you are looking at me, is a tear of joy. फलाही इदारे ने उमर समेत दीगर 2 नाइजीरियन कैदियों की वापसी का भी बंदोबस्त किया है। इदारे के ओहदेदार ने बताया कि इस्लाम में गुलामों को रिहा कराने का हुक्म है। इसी जज्बे के तहत ये नेक काम किया है। ये काम तो चाहे रमजान हो या रमजान ना हो, ये होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस्लाम में भी है कि कैदियों को, गुलामों को आजाद कराना चाहिए। आज हमें अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी। टिकटों का इंतजाम डॉक्टर साहब ने, उनकी टीम ने किया, जस्टिस हेल्पलाइन ने किया। आप देखें कि आपके अखलाक से, आपके रवैये से उमर ने इस्लाम कबूल किया। तीनों नाइजीरियन बाशिंदों का कहना है कि वो अपनी रिहाई में फलाही इदारे और हुकूमत पाकिस्तान की मुआवनत पर इंतहाई मशकूर है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है शेख साहब, जबरदस्त। और यही बात होती है कि अगर बंदा खुद तंजीम बन जाए, खुद हुकूमत बन जाए, खुद इदारा बन जाए, तो फिर हुकूमत से ज्यादा वो काम करता है, इदारे से ज्यादा काम करता है। तो शेख साहब आपको मुबारकबाद, आप ये काम करें। किस तरह कर रहे हैं काम, कुछ जरा बताइए, ये किस तरह होता है और ख्याल कैसे आया? पहले तो मैं आज का दिन की मुनासिबत से, कि आपने मुझे इन्वाइट किया, मुझे पता है कि आपकी थिंक टैंक, चूँकि आप ज़माने तालिब इल्म में खुद भी स्टूडेंट लीडर है और मैं भी स्टूडेंट लीडर के हवाले से SM लॉ कॉलेज में एज अ प्रेसिडेंट काम करता था और कम्युनिटी के हवाले से हमने ये फैसला किया था कॉलेज के ज़माने में कि हम अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देंगे आवाम की खिदमत के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट का एक अजूबा सा इदारा है और जहाँ आपको कोई चंदे की अपील नहीं होगी। हमारा जब से हमने इदारा बनाया, हमने कभी किसी को चंदे की अपील नहीं की, लेकिन 100 से ज़ायद आप जैसे मोहब्बत करने वाले स्टेक होल्डर मौजूद हैं जो खामोशी से हमारे हर प्रोजेक्ट में हमारे साथ काम करते हैं। उन्हें इतना भरोसा हो चुका है, चाहे वो जेल हो, चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे वो पूरे पाकिस्तान में कोई कॉन्फ्रेंस हो। मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब अनवर मंसूर साहब
हमारे बोर्ड के चेयरमैन हैं। अच्छा। इसी तरह डॉक्टर फरूक नसीम वफाकी वजीर कानून, मेरे उस्ताद, उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें समझाया कि आप अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दें। इसी तरह प्रोफेसर शाहिदा जमील, इस तरह के लोगों ने हमारी बहुत तरबियत की। आज असातिज़ा कराम की तरबियत की वजह से मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और दूसरा ये जो हमारा आपने सेगमेंट देखा जेलों के हवाले से, ये 95 से जब डिप्टी कमिश्नर शोएब सिद्दीकी साहब थे तब से हमने ये अपना मूवमेंट शुरू की। पहली दफ़ा जब मैं जेल गया तो 200 के करीब कैदियों को, जो कि बहुत माइनर जुर्माने जिनके नहीं भर सकते थे, तो शोएब साहब ने मुझे एज आ मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया और मैंने जेल जाके पहली जिंदगी में इस तरह के कामों का आगाज किया। और आज मुझे याद नहीं है कि ये सैकड़ों में, हजारों में, हर महीने 2 महीने में हमारे पास 10 कैदी, 50 कैदी। अभी 2 महीने का जो हमारा रेशियो है, मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का भी, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का भी, डीजे मलिर का, आईजी जेल का। ये नदीम शेख एडवोकेट वन मैन शो नहीं है, ये सब मिलके काम होता है। जो ये कहते हैं कि हम अकेले करते हैं तो वो सच नहीं होता, वो हकीकत नहीं होती, वो खुद नुमाई होती है। मैं जब भी अपना प्रोजेक्ट करता हूँ पूरी टीम वर्क के साथ करता हूँ, और उसमें इसकी वजह एक ही है कि उसमें अखलास भी है, उसमें हजूर पाक की एक सुन्नत भी है। और एक बात जो मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ, खासतौर पर आज के दिन, क्योंकि आज की रात से शब कदर लैलतुल कदर है और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे जो डिस्कस हुआ, बात होती है, आपकी हमारी सोच भी एक ही है कि 27 रमजान क़याम पाकिस्तान। बेशक उस हवाले से मैं आपसे कहूँगा कि आप लाजमी कल जब आप प्रोग्राम करें तो उस दिन के लोगों को अवेयरनेस नहीं है। 99% बच्चों को नहीं पता कि पाकिस्तान का क़याम 27 रमजान मुबारक को क़याम में आया। 14 अगस्त भी होना चाहिए, लेकिन 27 रमजान जो है बड़ा इम्पोर्टेंट। तो हम तो हर 27 रमजान को मैं 14-15 साल हो गए ट्रांसमिशन करता हूँ, तो याद भी दिलाता हूँ। कौमी तराना भी हम जो है वो उस दिन जो है इसकी मुनासबत से होता है, तो कल भी इंशाल्लाह हम सारा करेंगे। अच्छा ये बताएं, नाम इसका जो है जस्टिस हेल्पलाइन, नाम से ऐसा लगता है कि टेलीफोन करेंगे और ये कोई हेल्पलाइन है। ये नाम से ऐसे ही लगता है, लेकिन ये एक्चुअली वो हेल्पलाइन नहीं है। ये हेल्पलाइन का जो कॉन्सेप्ट हमने जो दिया था, जो हमारे प्रोफेसर ने और जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड महमूद आलम रिजवी साहब और जस्टिस हाजिकुल खैरी, उस कैलिबर के लोगों ने कहा था कि आप, उस जमाने में ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसा नाम लाएं जो हटकर हो और उसमें अट्रैक्टिव भी हो, लोगों को पता चले कि हेल्पलाइन के लिए लाजमी नहीं है कि आपको कॉल की जाए, आप खुद हेल्पलाइन बन के पहुंच जाए मौके पे। अच्छा, तो आपको केसेस कैसे मिलते हैं? देखिए, केसेस का भी बड़ा एक दिलचस्प वाकयात है, क्योंकि जब आपसे लोग राब्ता करना चाहते हैं तो किस तरह करें? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया और मुझे यकीन था कि इसका जवाब भी बहुत आप सामने अच्छा सुनेंगे। देखिए, सानिया बल्दिया टाउन, सानिया चर्च पेशावर, सानिया लिंक रोड, सानिया सीवीओ, सानिया एयरपोर्ट, इस तरह की बेशुमार सानियात हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमने दरख्वास्त लगाई, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो चाहे वफाक के चीफ जस्टिस हो, हमारे चीफ जस्टिस साकिर निसार, चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब, इन लोगों ने हमारी दरख्वास्तों पे न सिर्फ असखुद नोटिस लिए, बल्कि हमारी दरख्वास्तों की जो मुकदमात की जब रिजल्ट आए तो 32 सफ़े का एक लैंडमार्क जजमेंट बड़ा मशहूर हुआ, जिसका नाम है मिसाक मदीना के नाम से। अच्छा। और वो अक़लियतों के हकूक़ के लिए मैंने दरख्वास्त डाली थी, जो सानिया चर्च पेशावर हुआ था, और उस पर चीफ जस्टिस ने हमारी दरख्वास्त में नोटिस लिया और अपने 32 सफ़े के ऑर्डर पे पाकिस्तान की तकदीर लिख दी। उसमें सलीम माइकल एडवोकेट और एक मेरे मरहूम दोस्त आतम प्रकाश, जो हिंदू कम्युनिटी के थे, इन्होंने मेरे साथ मुकदमे में मेरी मामलत की। पाकिस्तान का ये तारीखी केस इंडिया में, खास तौर पे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कॉमनवेल्थ में ये केस पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान की तकदीर है, जितने हकूक पाकिस्तान में अक़लियतों के दिए जाते हैं, शायद तमाम टीवी चैनल अगर दिखाएं तो ये पाकिस्तान का असल चेहरा है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब, अभी वक्त की कमी है लेकिन मैं आपको डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपकी सोच भी इसी तरफ से है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाक मदीना किया था। पाकिस्तान तो उसकी रूह है, पाकिस्तान तो मिसाक इंटरफेथ पीस हार्मोनी की वो मिसाल है। मैंने नहीं सुना, मेरे उस्तादों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे पेरेंट्स ने, 70 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री है। यहाँ पर अक़लियतों के बहुत आज़ादी है, जबकि ये आज़ादी इंडिया में नहीं है, दीगर ममालिक में नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे इस असल चेहरे को नहीं दिखाता। ये दिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चों के सिलेबस में होना चाहिए कि आप लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें। आपके अखलाक से देखें, ये अभी आपने खुद सेगमेंट सुना, नाइजीरिया का बंदा मुसलमान हो गया, कि जेल इंतजामिया को मैंने अप्रिशिएट किया, उनको मैंने कैश अवार्ड भी दिए। मैंने आजी साहब को भी कहा कि जिन लोगों ने इसके साथ अच्छा रवैया रखा, अगर वो जेल में अच्छा रवैया नहीं रखते शायद ये इस्लाम कबूल नहीं करता। अच्छा, ये बताए कोर्टों के जो हालात हैं, हम जाते हैं तो वो जो कैदी से मिलने नहीं देते,
और हथकड़ी लगी हुई है, बच्चे उसके सामने बैठे हुए हैं, बेगम से मिलने के 200 रुपये, खाना बिरयानी देने के 100 रुपये, फिर वो संतरी कहता है कि वो बच्चे को गोद में लेना है तो 50 रुपये मुझे दो। जेल में मिलने जाते हैं, मासियाँ काम करने वालियाँ अपने शोरों से मिलने जाती हैं तो 500 रुपये निकल जाते हैं, उनकी तनख्वाह 1500 होती है। इस निज़ाम को कैसे ठीक करें? सर ये बड़ा बिगड़ा हुआ निज़ाम है और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ एक निज़ाम था जो 1800 के आइन के तहत चला आ रहा है। ना तो पाकिस्तान में कानून साजी की गई, बल्कि अब बहुत ही आपकी बात से मेरा दिल भी बहुत गमगीन हो गया। ये हकीकत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि आपने तो बहुत कम बताई है बातें, इससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। और जुल्म के साथ ज्यादती ये हो रही है कि जब कैदी को हम जेल में लेके जाते हैं उस पर तो तशद्दुद किया जाता है, उसको जो मारा जाता है पहले दिन उसको बताया जाता है कि अपने घर से पैसे लाओ। उस निज़ाम को बदलने के लिए हमने बड़ी आवाज़ें उठाई, हमारे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी इस पर आवाज़ें उठाई और बहुत सख्त किस्म के अहकाम दिए। अब तेज़ी से ज़माना तब्दील हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना बदल रहा है, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, पुलिस के जो नए अफसरान आए, अगर मैं आज DIG जेल ख्वातीन की शीबा शाह का जिक्र ना करूं, हमारे जो इस तरह की जेलर्स आई हैं, इस तरह के जो लोग आए जिन्होंने वाकई जेलों को इस्लाह खाना बनाया। अभी मलिर जेल का नाम हम तब्दील करवा रहे हैं, उसको इस्लाह खाना के तौर पर ले जा रहे हैं। उसका जो जेलर है ज़ेब कांगो साहब, आप यकीन करें एक एक बैरिक पे जाके तदरीस करते हैं लोगों के साथ। देखें जहाँ एक रुख ये भी है वहाँ एक रुख हमें बताना पड़ेगा और हमें पॉजिटिव चीजों को भी लेकर बेहतरी भी आ रही है, बेहतरी बहुत आ रही है। ठीक है, आप तो नहीं कहेंगे लेकिन हम कहेंगे न्यूज़ वन की तरफ से और मैं अपनी जानिब से भी कि जस्टिस हेल्पलाइन की मदद करें। ये कहें ना कहें, जितना बड़ा ये काम कर रहे हैं खामोशी से जाके इनको ऑफर करें कि आपके माल की जहां ज़रूरत हो इनको आप देने के लिए तैयार हैं। और रमज़ान का महीना है उसमें भी, और इसके अलावा भी ये पूरा साल राउंड द क्लॉक ये 365 डेज ये काम करते हैं। इनको ज़रूरत पड़ती है, ये किसी के पास नहीं जाते। हम जाएं और कहें कि अगर आपको किसी की ज़रूरत है किसी काम के लिए हमारी, तो हम इसमें डोनेट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, नेकी की गर्ज के लिए, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए, किसी की दुआ लेने के लिए। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी राहत आएगी, आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आएगी। और मैं अपनी तरफ से शेख साहब से कहता हूँ कि मेरी जहाँ ज़रूरत हो मैं इंशाअल्लाह ताला हाजिर हूँ, और अगर हमारी टीम की कहीं ज़रूरत है तो हम भी आपके साथ हाजिर हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपकी टीम को। जितने बुज़ुर्गों के आपने नाम लिए वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और यकीनन हुकूमत भी इसमें काम करने की कोशिश कर रही है, इदारे भी कोशिश कर रहे हैं, इखलास के साथ जो भी कोशिश कर रहा है हमने सलाम पेश करते हैं। मुलाकात होती है आपसे एक मुख्तसर से वक्फे। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक नेकी हमारा सेगमेंट है, और अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद आदिल आसिफ जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? खैरियत से? अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अनोखा काम करते हैं ये। एक्चुअली जिसको हम कहते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर या सर्जन, ये उनकी फील्ड है, और ऐसे पेशेंट का ये काम करते हैं जिनका हाथ या पाँव कट गया हो जी, तो उनको काम के काबिल कर देते हैं, या वो बदनुमा नहीं लगते, या वो माशरे में अच्छे तरीके से गुड लुकिंग और परफेक्ट और फिट बंदे की तरह रह सकते हैं, ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और साथ ही चूँकि प्लास्टिक सर्जरी इनका शोबा है तो चेहरे वगैरह के लिए तो ये करते हैं। तो ज़रा पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि ये काम किस तरह करते हैं, लेकिन इससे पहले इनका एक पैकेज है वो ज़रा देखते हैं कि ज़रा हमें मदद मिलेगी कि ये इतना मुश्किल काम कैसे करते हैं। जी
सुभान अल्लाह, कुछ समझ में आया मुझे। जरा आप खुद भी तफसीलात बताइए, कैसे हुआ ये काम? देखिए, ये बच्ची हमारे पास आई थी लास्ट ईयर सितंबर में। इसका जो दुपट्टा था वो नायलॉन का था, और किंचकी रिक्शा होता है ना, ये थर की रिहायशी है, वहाँ पे लोग बच्चे बैठ के जा रहे थे। इसका दुपट्टा जो है उसमें किंचकी की जो मोटर होती है उसमें फंसा, और उसने रेस दी तो इतनी जोर से खिंचा कि उसका एल्बो से ऊपर जो है हाथ कट गया और पूरा जुदा हो गया। इसके चाचा जो थे वो थोड़े पढ़े लिखे आदमी थे, हमारे उनसे रब्ता हुआ यहाँ पे। उन दिनों मैं पटेल हॉस्पिटल में होता था, तो हमने उनको बताया कि किस तरीके से जो आप इसको सेफली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो एम्पुटेटेड पार्ट है उसको और बच्ची को भी, ताकि दोनों को कोई मसला नहीं हो। और इसके लिए भी टाइम फ्रेम होता है हमारे पास, 6 घंटे के अंदर अंदर आपको जोड़ देना होता है, क्योंकि जितना ऊपर से कटेगा उतना ज़्यादा चांसेस उसके जो है फिर टाइम कम होता रहता है आपके पास। पहले ज़माने में आपने सुना होगा डॉक्टर शाह इसी तरह से बड़े मशहूर हुए थे। उसके बाद काफ़ी लोगों ने किया, मगर क्योंकि इसमें फेलियर रेट इतना ज़्यादा होता है कि 50% में ये केस चलता ही नहीं है, और कॉस्ट अपनी जगह पे होती है। कॉस्ट समझ लें कि तकरीबन 10 से 12 गुना पड़ जाती है पेशेंट को जो है। तकरीबन अगर आप वो पॉसिबल नहीं होता तो क्या सिर्फ पैसा ही जो है वो लोगों को जो है इससे महरूम रखे? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से जब आपकी स्किल्स हैं, आपको अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है, इस मकसद के लिए ट्रेन किया है, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। एक बच्ची का हाथ जुड़ जाए, इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। बेशक। अच्छा, ये जो हाथ कटा, तो ये जो कटने वाला हिस्सा है यही वापस जुड़ता है? जी हाँ, यही वापस जुड़ता है। लेकिन आप कहते 6 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। जी, और ये वाली बच्ची के साथ केस ऐसा था कि हमारे पास ये आई तो 6 घंटे हो चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा डिलेमा में आ गए थे कि हम जोड़ें या ना जोड़ें, क्योंकि ना मतलब जोड़ने की सूरत में, इतना लेट जोड़ने की सूरत में ऐसा होता है किडनी फेल हो सकती है। मगर हमें अपने आईसीयू सेटअप पे भरोसा था, अपनी स्किल्स पे भरोसा था। हमने टोटल करके, और बच्ची थी और उसका राइट हैंड था। एक बाप के लिए अपनी बच्ची का हाथ कटा हुआ देखना जो है, और ख़ास तौर से हम डॉक्टर्स के लिए देखना जो है, हमने कहा चलो चांस लेते हैं, कोशिश करते हैं। टोटल 10 घंटे लगे हमें, और हमने रात 10 बजे, शाम 7:30 बजे शुरू किया ये, और रात 10 बजे जो है हमने जो नसें वसे मेजर जो काम है वो कर दिया। कंप्लीट करते करते सुबह के 7:30 बज गए थे। अच्छा। और वो जब ऑपरेशन करके हम बाहर निकले, मुझ समेत 3 प्लास्टिक सर्जन और थे और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। डॉक्टर आकिल शाह थे, डॉक्टर अरसलान थे, डॉक्टर नासिर अहमद थे, जो कि ऑर्थोपेडिक्स के थे। ये एक बंदे का काम नहीं होता, बहुत जाहिर सी बात है। नसें जोड़ना, हड्डी जोड़ना वापस, और सब चीजें करना टीम वर्क होती है। अच्छा, इसमें किडनी क्यों फेल हो सकता है अगर नाकाम हो तो? किडनी फेल यूं हो सकती है कि क्योंकि जब ये इतना अरसा कटा हुआ रहता है तो उसके अंदर टॉक्सिन्स बन जाते हैं। जब आप उसको वापस रिअटैच करते हैं बहुत लेट, तो सारे टॉक्सिन निकल के बॉडी में जाते हैं, और क्योंकि खून सारा फिल्टर ही किडनी से होता है, तो वो टॉक्सिन्स जो है किडनी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा। ये फंक्शन। अच्छा, 6 घंटे क्यों जरूरी होते हैं? 6 घंटे इसलिए क्योंकि मसल जो होता है उसका टाइम ही 6 घंटे, फिर उसके बाद वो मुर्दा हो जाता है। उसके बाद वो मुर्दा होना शुरू हो जाता है। सही। अच्छा, ये बताएं, आपके पास केसेस कैसे आते हैं? हमारे पास जले जैसे हुए, ये भी आ गया आपके पास। हमारे पास जले हुए लोग ज्यादा आते हैं, और उसके बाद जले के बाद, अब पहले ये जमाने में ये समझाता था कि जी जो जल गया तो निशान हमेशा रहता है। मैं ये नहीं मानता। प्लस ये कि जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्चेज हैं वो भी जो है इतनी अच्छी हो चुकी हैं, इतना आगे डेवलप हो चुका है कि आप नियर नॉर्मल फेस कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जो खुदा ताला ने बनाया है वो बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा, इतना अच्छा हो जाता है कि आप, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो देखने में पता नहीं लगता, मगर कुछ ना कुछ तो फर्क होता है, जाहिर सी बात है। ये मेरा जो एम है बेसिकली वो इसी पे होता है। तो इसी हवाले से इस साल भी आगा खान में भी मेरा एक पेपर प्रेजेंट हुआ इसी पे, फेस बर्न्स पे, और उसी पे रीप्लांट वाला जो ये वाला टॉपिक है, इस पे भी मुझे 2 अवार्ड मिले। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नेक नियत हो तो अल्लाह मियां खुद ही रास्ता आपका बनाया शौक है। है ये। हाँ। अच्छा, स्किन स्पेशलिस्ट से आप आगे निकल गए आप, जी। तो क्या तालीम आपने हासिल की है और अब आगे क्या करना चाहते हैं? मैंने FCPS प्लास्टिक सर्जरी ट्रेनिंग मुकम्मल की है। उससे पहले 2 साल सर्जिकल ऑन्कोलॉजी शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में की है। उससे पहले MBBS किया था डाउ मेडिकल कॉलेज से, 2011 की बात है। अब आगे के रास्ता ये है कि हम लोग अपना सेटअप है, और इसमें जो गरीब गुरबा आते हैं उनसे हम लोग नहीं लेते। बिल्कुल नहीं। तो हॉस्पिटल्स में आप सर्विसेज ले लेते हैं? हॉस्पिटल अपनी सर्विसेज लेता है, और कुछ हॉस्पिटल इतने अच्छे होते हैं जैसे पटेल हॉस्पिटल है, जो कि अपनी सर्विसेज भी मतलब काफ़ी हद तक कट डाउन कर देते हैं उसको। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो इनको भी लेना पड़ता है, मगर हम अपने बीइंग सर्जन, हमारे लिए अपनी फीस छोड़ना कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम बाकी चीज़ों से इतना कुछ अर्न कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप मुझसे
न्यूज़ वन से और जो देखने वाले हैं इनसे क्या चाहते हैं? एक पैगाम देना चाहता हूँ बस, खुदा न खास्ता अगर किसी कोई बॉम्ब ब्लास्ट विक्टिम होता है या फिर माइन ब्लास्ट होता है या कोई ट्रक गुजर जाता है किसी के ऊपर से या इस तरह से कुछ वाक़या होता है तो बिल्कुल हार ना माने, ठीक है। और इसको जो तरीका है ट्रांसपोर्ट का, जो एम्पुटेटेड पार्ट है वो ये बहुत आसान है, उसको धो के सलाइन से एक गॉज में लपेटना होता है, मॉइस्ट गॉज में, और उसको जो एक बर्फ के उस पे एक थैली में डाल के एक बर्फ वाली थैली के अंदर रखना होता है। ये तरीका है। यानी मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे किसी का ये हाथ यहाँ से कट जाए तो वो सबसे पहले इसको धो ले, सबसे पहले धो ले, ठीक है। इसके बाद उसको बर्फ में रख दे? नहीं, धोने के बाद उसको एक थैली में डाले और थैली को बर्फ के ऊपर रखे। अच्छा। उससे पहले गॉज लपेटना है उस पर, ठीक है। उस एम्पुटेटेड पार्ट पे गॉज लपेटना है, गीला गॉज धोने के बाद, और उसको थैली में डालें और उसको बाद एक बीच में जो है ना डबल बैगिंग जैसे होती है ना उस तरह से कर दें। और फिर आपके पास ले आए? फिर हमारे पास ले आए। अब हर कोई जितने भी एम्पुटेटेड पार्ट आते हैं सारे के सारे नहीं जोड़े जा सकते, मगर बच्चों में खासतौर से जो है इंडिकेशन बन जाती है कि अगर हो सके तो कर दें। जैसे उंगली भी कट जाए तो जुड़ सकती है? उंगली भी कट जाए तो भी जुड़ सकती है, मगर एक गारंटी भी मैंने आपको बताया ना 50% चांस होता है फेलियर का, और ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब बंदा ये भी बोले कि जी मैं 8 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ और आप मुझे डॉक्टर साहब 50% चांस दे रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो है आपके पास लोग आते हैं तो फिर आप फी क्या चार्ज करते हैं उनसे, क्या डिस्काउंट देते हैं? हम कहते हैं हम अपनी जो फीस है वो छोड़ देंगे, जो हॉस्पिटल ले रहे हैं उसको भी कोशिश करते हैं कि कुछ वेव करवा दें। हाँ, वेव ऑफ करवा दें। इस बच्ची के जैसे जो है हमने काफ़ी कुछ वेव ऑफ करवाया था, मुझ समेत जो सारे सर्जन से हम में से किसी ने कुछ नहीं लिया था इससे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाबी अता फरमाए, और यकीनन जवानी की जो इबादत जवानी की नेकियां हैं उसका बहुत बड़ा अजर है। ये इस दौर में घूमें फिरें, ऐश करें, डॉक्टर हैं, अपनी ज़िंदगी जिएँ, ज़िंदगी की रानाइयों को, खुशियों को, रौनकों को सेलिब्रेट करें, लेकिन ये इस काम में लगे हैं कि शायद इनकी हासिल की हुई तालीम और इनके नेटवर्क से, इनके दोस्तों से, इन साथियों की काबिलियत से शायद किसी गरीब का भला हो जाए, किसी का हाथ कटा है तो वो जुड़ जाए, टांग कटी है तो वो जुड़ जाए, अगर प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है तो जैसे ये कह रहे हैं कि अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि अगर चेहरा जल भी जाए तो मोरलेस पहले की तरह हो जाता है चेहरा। तो कमाल की बात की, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, और कभी मौका मिला तो डिटेल से आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। हमारी कहीं ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा, इंशाल्लाह हम भी हाजिर हैं। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर वक्फे के बाद। मिदत मुस्तफ़ा में आज है सेमीफाइनल, और आज बच्चे जो अपने सफ़र का इख्तिताम करेंगे, इसके बाद जो बच जाएंगे उनके दरमियान होगा कल फाइनल। खूबसूरत आवाज़ों वाला खूबसूरत सेगमेंट मिदत मुस्तफ़ा, एक छोटे से ब्रेक के बाद।